दिनहीन औरत मेरे ऑफिस में आ गई। वो हमारी बस्ती में साड़ियां बेचती है, उसको पैसे की जरूरत थी। वो रोते रोते मेरे पास आई, मैंने साड़ी खरीद ली तुम्हारे लिए। काश की ये बात तुम मुझसे छिपाते हैं। मुझे लगा कि तुम्हारा दिल किया मुझे तोहफा देने के लिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उस औरत की मदद के लिए तुमने ये साड़ी खरीदी है। इससे फर्क क्या पड़ता है? देखो, उस औरत को पैसा मिल गया और तुम्हें साड़ी मिल गई। सिर्फ यही तो फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच। नाम बताइए बंसल साहब, उन तमाम ऑफिसर्स के नाम बताइए जो ये सो कॉल्ड खुन्नस त्यागी पर निकाल रहे हैं। मैं भी उनके नाक में दम करवा दूंगा। हड़प तो लेंगे, लेकिन हलक से नीचे नहीं उतारने दिया जाएगा। मैं जाऊंगा, बहुत जल्द जाऊंगा। खुद अपने हाथों से अपनी हुकूमत को जला दूंगा और दिवाली मनाकर लौट आऊंगा, लेकिन उन गद्दार कुत्तों को अपनी हुकूमत को चाटने नहीं दूंगा। हेलो मैडम, कल सुबह आप किसी को पिपला गांव के लिए रवाना करें। वहां की एक्सेसिबिलिटी का मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। जी हाँ, कल सुबह तक। ओके फाइन, थैंक यू। वेल मिस्टर दुलाल, अगर इनकी बात सही निकली, जो मेरा भरोसा आप पर है उसमें कटौती आ जाएगी। जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। सुनील, तुम कब आए? ज्यादा देर नहीं हुई। तो बताया क्यों नहीं? नहीं, बस तुम्हें घर की डस्टिंग करते हुए देख रहा था। कमाल है। अब इसमें देखने वाली कौन सी बात है? नहीं, जब तुम ये सब कर रही थी तो मैंने सडनली अपने तकदीर पर जमी हुई धूल को उंगली से टटोल कर देखने लगा कि कितनी मोटी परत है। सुनील, तुम कोई बात कहां से कहां ले जाते हो? मैं अपने तकदीर को यहां से कहीं और लेके जाना चाहता हूं, जहां धूल कम उड़ती हो। वरना इस इलाके में तो धूल इतनी ज्यादा रहती है कि तुम्हारी जिंदगी का 1/4 हिस्सा इस घर की चीजों पर जमी हुई धूल को साफ करने में ही गुजर जाएगी। बस 1/4? अरे मैं तो अपनी आधी जिंदगी इस घर को चमकाने में लगा दूं, क्योंकि ये मेरा घर है। ये मेरे सुनील का घर है। ये हमारा घर है। कमाल है, तुम आज तक शादी के ही गीत गाए जा रही हो। देखो, वक्त के साथ मेहंदी का रंग हल्का पड़ जाना चाहिए। आंखों में इतने काजल भी नहीं लगाने चाहिए कि वो काजल आंखों के अंदर उतर कर आपकी नजरें कमजोर कर दे। अब तुम ये धूल तो झाड़ पोंछ के साफ कर लोगी, पर जो हमारी किस्मत पर धूल यूं ही जमती रही तो एक दिन सीमेंट का स्लैब हो जाएगी, जिससे हम दोनों पति पत्नी हथौड़े से एक दिन कूटा करेंगे। सुनील, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें आज? कुछ नहीं, ये कुछ नया नहीं हुआ है, बहुत दिनों से हो रहा है। जो मैं रोज भुगत रहा हूं, सोचा आज तुम्हें बता ही दूं। क्या भुगत रहे हो तुम? ये वकालत की चाकरी। मेरा इस वकील के पेशे से दिल हटता जा रहा है रितु। अपने ख्वाहिशों के बाग में बीज आज लगाओ और फल लगते हैं बुढ़ापे में, जब आपके दांत भी नहीं रहते हैं उस फल को चबाने के लिए। मुझे इस पेशे में तरक्की बहुत कम दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कछुए की रफ्तार भी मेरी तरक्की की गति से ज्यादा ही होगी। नहीं सुनील, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बाहर क्या कैसा है मुझे मत समझाओ रितु। अपने मुवक्किलों के मूड के मोहताज बने फिरते हैं ये सुनील वर्मा। ये कंधे पे काला कोट भी अब ऐसा लगने लगा जैसे मैं अपने सपनों की, अपने हसरतों की लाश लिए घूम रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी को इस पेशे में और गर्क नहीं करना चाहता। तो फिर तुम क्या करोगे? मुझे एक जॉब ऑफर की गई है, सोचता हूं कर लो। किसने की ये जॉब ऑफर? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने। क्या? हाँ, मुझे बाकायदा ऑफिशियली बुला करके उन लोगों ने कंपनी के फुल टाइम डायरेक्टर का जॉब ऑफर किया है। पर किसने की ये ऑफर? कंपनी के चेयरमैन ने ऑफिस। व्हाट?
यू मीन पापा ने तुम्हें? लेकिन तुम्हारे पापा होने की हैसियत से उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। तभी मैं कहूँ कि तुम्हें इस एडवोकेट की नौकरी से नफरत क्यों हो गई है। लेकिन सुनील, तुम इस ऑफर को नामंजूर कर दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी किस्मत को अबॉर्ट होकर नहीं मार सकता। लेकिन सुनील, सोचो तो लोग क्या कहेंगे? भाड़ में चाहे लोग। इतनी देर से जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। कल को अरे गहरे नथु खैर क्या कहेंगे वो तुम्हें आज से सुनाई दे रहा है। सुनील प्लीज, तुम मेरी बात। प्लीज मेरी बात सुनो। जब से शादी हुई है तुम अपने बीवी के रोल में कुछ ज्यादा ही खोई देते हो। तो ठीक है, घर के अंदर के फैसले तुम लो, घर के बाहर के फैसले में ना मुझे तुम्हारी कोई राय चाहिए, ना ही तुम्हारी कोई दखल। ठीक है, बड़े शौक से फैसले लो, लेकिन अपने फैसलों के लिए मुझे या मेरी खुशियों को बहाना मत बनाना। मैं ऐसे में बहुत खुश हूं। शहजादी किन ख्यालों में खोई हुई है? ओ निशी तू आजा, ये पूछ किसके ख्यालों में खोई हुई है? अच्छा, किसके ख्यालों में खोई हुई है? राजीव के। ओह, अब ये ओ लगाने से पहले अपने सवाल का पूरा जवाब तो सुन लेती। मैं राजीव के बारे में सोच रही थी, तेरे बारे में सोच रही थी, तुम दोनों की शादी के बारे में सोच रही थी, और ये सोच रही थी कि तुम दोनों ने मुझ पर जो एहसान किए हैं मैं उन्हें कैसे चुका पाऊंगी। यार रेनू, तेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। ये एहसान वर्ड तेरे मुंह पर बहुत जल्दी आ जाता है। देख निशी, एहसान तो तुम दोनों ने मुझ पर किए हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरा बस चले ना तो अपना सर काट कर तुम्हारे कदमों पर डाल दो। बेकार की बातें मत कर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देख निशी, एहसान तो तुम दोनों ने मुझ पर किए हैं। अब रेनू देख, तू ये पिछली बातों से बाहर निकलकर आगे की जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर। जिंदगी में आगे तो चलना है निशी, लेकिन उसके पहले मुझे तुम दोनों के एहसान चुकाने हैं, और उसका एक रास्ता मुझे मिल भी गया है। कौन सा रास्ता है वो? जल्दी से जल्दी तेरी और राजीव की शादी कराने का रास्ता। देख रेनू, जल्दबाजी मत करना। देख निशी, तुम लोग पहले ही बहुत देर कर चुके हो। लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे है। देख रेनू, तेरे ये बार बार उकसाने से ना आज मैंने राजीव के सामने वो सारी बातें कह दी जो शायद मैं कभी नहीं कह पाती। वो सच? शादी की तारीख तय कर ली? बस वही तय करना बाकी है। देख निशी, तू ये बहुत गलत कर रही है। नहीं, मैं कोई गलती नहीं कर रही। आज मैंने राजीव के सामने अपने प्यार का इजहार किया और उससे ये वादा भी कर लिया कि मैं उसी से शादी करूंगी। बस शादी की तारीख तय करने के लिए मैंने थोड़ी सी मोहलत मांगी है और उसने खुशी खुशी वो मोहलत भी दे दी। निशी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तूने मुझे खुश कर दिया। अच्छा सुन, अब इसी खुशी में जरा मुझे बता कि तूने अपने जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? यार फिलहाल तो मुझे कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। यू नो, मेरा सारा पैसा करीब करीब खत्म हो चुका है और खंगाली मुंह बाएं सामने खड़ी है। तू नौकरी करेगी? चल कोई बात नहीं, ये काम तू मुझ पर छोड़ दे, मैं तुझे अच्छी सी नौकरी दिला कर रहा हूं, देखना। मॉर्निंग लीला। ये ज्यादा म्यूजिक में बात मत करना, वरना साहब से कह दूंगी। लीला, मैं भी साहब को थोड़ा बहुत पहचानने लगा हूँ। साहब अपनी तबीयत के हैं, अपने बारे में सुनेंगे तो कुछ माइंड नहीं करेंगे। तू तो खासा बेशर्म आदमी है। लीला, जिसे तू बेशर्मी कहती है ना, इसे दुनिया आशिक मिजाजी कहती है। अरे बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है तुझे कुछ मालूम है? तू तो यहाँ बैठी बैठी सड़ती रहती है। लीला, क्या शंकर आ गया? जी सर। उसे रुकने को कहो, मैं तैयार हो रहा हूँ। सुन लिया? सुन लिया। जब तक साहब तैयार हो रहे हैं तू भी मेरे लिए तैयार कर देना। ये ज्यादा बकवास नहीं करना। अरे मैं तो चाय की बात कर रहा हूँ, तू तो मेरी शक्ल देखती ही गलत अंदाजा लगा लेती है। अच्छा, चाय बनी हुई है, अगर ठंडी हो तो शिकायत मत करना। गुड मॉर्निंग साहब। मॉर्निंग, चलें? हाँ साहब, जैसा आप कहें। चलिए। शंकर, तेरी चाय। रहने दीजिए लीला जी, साहब को निकलना है। अरे 2 मिनट रुक जाते हैं, चाय पी लो।
साहब जी अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं आपसे। साहब जी कल रात मैंने आपके बारे में बहुत सोचा। आपका ये जो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में जो इंटरेस्ट है, इसके बारे में आप मल्होत्रा फैमिली में कोई मदद मत ढूंढिए। तो मेरा मतलब है मल्होत्रा फैमिली के बाहर, लेकिन एकदम आसपास कोई है जो आपकी मदद कर सकता है। कौन? देविका। बड़ी चालाक, शातिर, जिंदा दिल और साथ साथ बड़ी पटाखा औरत है साहब। अक्सर शाम को बड़े बड़े कॉफी शॉप में वो दिखती है। कहिए तो मैं पता करूं। अरे ये सिगरेट क्यों जला दी? मेधा, वो क्या है कि आज सीने में कोई आग नहीं जल रही, इसलिए इस आग की कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए ये सिगरेट जला ली। रहने दो, कोई समझेगा कि मेधा की सोबत का असर है। नहीं मेधा, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी सोहबत का तो असर ये है। कितना सुकून, कितनी तसल्ली, कितना इत्मीनान। ऐसा लग रहा है जैसे ये लम्हे पंख की तरह सहलाते हुए गुजर रहे हैं। ऐसे लम्हों पर अगर हमेशा हमेशा के लिए कब्जा किया जा सकता हो तो मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। सब कुछ। क्या हुआ? किससे बातें कर रहे हो? किससे बातें करो? तुमसे बातें करो और किससे बातें करो? मुझसे? हाँ। मैं तो यहाँ थी ही नहीं। मेधा, तुमसे बातें करने के लिए तुम्हारा होना जरूरी नहीं है। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा जी, आप मुझे पट्टी मत पढ़ाइए। पट्टी मत पढ़ाई। देखिए मेधा जी, हम तो आपके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहे थे। रोमांस का लेबल लगाकर कल को तुम मुझसे कहोगे कि मेधा तुमसे शादी करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, आप हमारी बात समझी नहीं। हम तो ये कह रहे थे कि हमारे रूहों की शादी बहुत पहले से हो चुकी, तभी तो आजकल हर वक्त आप ही का एहसास रहता है। ओ, मैं समझ गई। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हो कि रात बहुत हो चुकी है मेधा जी, अब आप खिसकिए। खाना बनाकर आप खिला चुकी हैं, बर्तन भी किचन में वापस चले गए हैं, तो अब आप मेरे घर में क्यों टहल रही हैं मेधा जी? आप जाइए। ओके, जा रही हूँ। मेधा, क्या कर रही हो भाई? बैठो ना थोड़ी देर और प्लीज। ऋषभ, रात बहुत हो गई है ना, जाना चाहिए। अच्छा, रात बहुत हो चुकी है, जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारी जगह देवानंद साहब यहाँ बैठे होते और गुनगुनाकर आपसे ये कहते कि अभी न जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं, तो आप कम से कम एक हफ्ते तो जरूर रुक जाती। अब आपके होने वाले पति के कहने पर क्या 1 घंटा नहीं रुक सकती? रुक जाओ ना। बड़ी बेतुकी बातें करने का मूड है तुम्हारा। हाँ मेधा, आज पता नहीं क्यों मेरा जी ऐसा कह रहा है कि तुम्हारे बगल में बैठा रहूं और ढेर सारी बातें करूं। शायद उन बातों में तुम्हारा जिक्र ना हो, मेरा जिक्र ना हो, शायद उन बातों में कोई दुख ही ना हो। लेकिन आज मेरी बातों पर नाराज मत होना तुम। क्योंकि एहसास तो हर कसम, हर वादा निभाने के बाद ही मिलता है, और ऐसा वक्त मोहब्बत हासिल हो जाने के बाद ही आता है। नहीं, क्या हुआ मेधा? अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी तरफ देखो तो सही। या फिर इस तरह नजरें झुकाकर तुम्हें ज्यादा सफाई से सुनाई देता है? मेधा, मेधा प्लीज। क्या बात है, क्या हुआ तुम? ऋषभ, तुम्हारा ये साथ मैंने कितने गम, कितने दर्द, कितने खौफ और कितने आंसुओं के बाद हासिल किया है। जब से हमारी मुलाकात हुई है, हमारा ऐसा साथ पहले कभी नहीं हुआ। मतलब हम साथ थे, करीब थे, लेकिन आज वाली बात आज के पहले कभी नहीं थी। क्यों, ऐसा क्या खास है आज वाली बात में? ऋषभ, आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है, तुम मुझसे प्यार भी करते हो। पहली बार मेरे दिल ने
तुम्हारे इस प्यार को छूकर एहसास किया है ऋषभ। थैंक यू। थैंक यू? ये थैंक यू का मतलब क्या होता है? थैंक यू का मतलब होता है थैंक यू। एक मिनट मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मेरे मोहब्बत को छूकर उसका एहसास किया और मोहब्बत का सारा हिसाब किताब खत्म, अभी थैंक यू और गुड बाय? तुम मुझसे शादी तो करोगी ना? अरे क्या हुआ, शादी करोगी कि नहीं? तो फिर इन बाहों में तुम्हारे लिए डायरेक्ट एंट्री है। Come on. I love you. अरे हाय करण। हाय। तुम्हारा चेहरा देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरे आने से तुम्हें खुशी हुई है। हाँ बेशक। फिर ये खुशी हासिल करने के लिए तुम घर क्यों नहीं चली आती? वो क्या है कि तुम नहीं आई तो मैं वजह सोच रहा था कि तुम आई क्यों नहीं, और मुझे 2 वजह समझ में आई, इसलिए मैं पूछने चला आया कि कौन सी वजह है कि तुम नहीं आई। जरा मुझे भी तो बताओ, कौन सी वजह तुम्हारे समझ में आ गई? एक वजह ये हो सकती है कि अच्छे लोगों से मिलने लायक मैं सिर्फ अस्पताल में होता हूँ, इसलिए आप वहाँ अक्सर मिलने आती। जब से मैं घर लौटा हूँ कुल मिला के एक बार तुम मुझसे मिलने आई। अगर ऐसा है तो वापस भर्ती होना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं। नहीं करण, ऐसी कोई वजह नहीं है। ठीक है, फिर गलती तुम्हारी नहीं है, मुझे दोष इस घर को देना चाहिए। शायद इस जगह ने इस तरह से अपना लिया है तुम्हें कि वो किसी और को मिलने की तुम्हें इजाजत ही नहीं देता। नहीं करण, इस घर का भी कोई कसूर नहीं है। तो फिर कसूर है किसका पूजा? मुझसे कोई गलती? नहीं करण, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नहीं आती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम सजा देती। सचमुच करण, ऐसी कोई बात नहीं है। पूजा, झूठ बोलना नहीं आता तो फिर क्यों बोलती हो? कोई ना कोई वजह तो होगी, वरना इस तरह का बर्ताव तो आदमी नहीं करता। करण तुम बैठते क्यों नहीं? करण मैं थोड़ी बिजी थी। बिजी तुम ऑफिस में होती हो पूजा। तुम जो घर पे होती हो बिल्कुल अकेली होती हो, ये बात तुम मुझे पिछली मुलाकात में बता चुकी हो। पूजा एक्चुअली हॉस्पिटल से वापस आने के बाद, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से निकाले जाने के बाद अपने आप को बड़ा ही गैर जरूरी सा महसूस करने लगा। I mean, तुम जब मुझसे मिलने आती थी तब मुझे अच्छा लगता था। जितना मैंने तुमसे खुल के बात की है, कभी किसी से इतना खुल के बात नहीं की। और इसके बावजूद भी तुम क्या वजह क्या है? अब छोड़ो, बिना जाने दो। हम नहीं छोड़ूंगा, नहीं, उसको कहीं जाने भी नहीं दूंगा। वजह तुम्हें पता नहीं होगी। वो क्या है कि पिछली बार माँ जी ने एक ऐसी बात कह दी कि मेरा उस घर में आना नामुमकिन सा हो गया। क्या कह दिया? उन्होंने मुझसे तुम्हारी और मेरी शादी की बात चलाने की कोशिश की। देखो करण, मैं ये नहीं जानती कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल दंग रह गई। मेरा तो नजरिया ये है कि नहीं, तुम्हारा नजरिया समझाने की जरूरत नहीं है पूजा। पूजा, मैं किस तरह तुम्हें देखता हूं, तुम्हारा क्या दर्जा है, तुम मुझे किस नजरिए से देखती हो, किस तरह इज्जत करती हो, मैं जानता हूं। हैरानी इस बात की है कि माँ ने इतनी बड़ी बात कह दी और मुझे बताने की बजाय सारे ताल्लुक तोड़ के तुम यहाँ बैठ गई हो। इस तरह तो दोस्ती नहीं निभाई जाती। आई एम सॉरी करण, लेकिन इट्स नॉट योर फॉल्ट। इट्स नॉट योर फॉल्ट। इट्स आई डोंट नो। मुझे पता करना होगा कि माँ के दिमाग में बात आई कैसे। बाय। करण, शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी।
छोटा सा